एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर मैट्रिक्स पर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो वहाँ पर रैंक के बारे में हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे से लेकर बड़े तक जाएगा। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका निकालने का तरीका, आपकी डेफिनेशन बदलती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हमें पता है। तो रैंक उसकी फॉर्म में कैसे डिफाइन की गई है कि एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक आर होगी अगर इफ देयर एग्जिस्ट सब मैट्रिक्स सी, अगर एक सब मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करे ऑर्डर आर की। अब हम ऑर्डर बोल रहे हैं मतलब हमें आर क्रॉस आर लेना है। ठीक है, ऑर्डर आर की सच दैट उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। यहां पर इफ देयर एग्जिस्ट यानी अगर एक भी सब मैट्रिक्स हमारी ऐसी एग्जिस्ट कर गई आर क्रॉस आर की जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक आर पॉसिबल है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि सारी आर से बड़ी ऑर्डर के जितने भी आप स्क्वायर मैट्रिसेस बनाओगे, सब मैट्रिसेस बनाओगे उस मैट्रिक्स में, उन सब का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। रैंक आर तभी होगी जब आर से बड़ा ऑर्डर का अगर आप कोई सब मैट्रिक्स ले रहे हो उस मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए सभी का। ठीक है, और आर ऑर्डर की आपके पास एटलीस्ट एक सब मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, नोटेशन क्या है रैंक की हमारी, रैंक यहां पर आपका रो साइन जो बनाते हो आप वहां से उससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सब मैट्रिक्स क्या है, सब मैट्रिक्स से आप क्या समझते हो। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम कोई कॉलम या रो डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास सब मैट्रिक्स बन जाएगी। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x2 की। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसमें से फर्स्ट रो कैंसिल कर दे रही हूँ, तो मेरे पास कितने की मैट्रिक्स बन जाएगी, 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। राइट, तो एक मैट्रिक्स में से अगर आप कोई रो या कॉलम एक कर दो, दो कर दो, दो रो डिलीट कर दी, तीन कॉलम डिलीट कर दे, एक रो एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो आप किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या करना है, बस आपके पास वो जो एंट्रीज आपकी होनी चाहिए वो उसी मैट्रिक्स से होनी चाहिए। तो रिमूविंग और डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमारे पास क्या दे देगा, सब मैट्रिक्स दे देगा। सब मैट्रिक्स की ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स खुद की एक सब मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्या जीरो मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स होगी, जैसे कि हमने देखा था कि सेट में एम्प्टी सेट हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, तो क्या ऐसा यहां पर भी है, सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रैंक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही क्या डिफाइन होती है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने ट्रेस में क्या पढ़ा था कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस डिफाइन करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करती है और आगे हमारे लिए हेल्पफुल होती है चीजें। लेकिन रैंक हम किसी भी मैट्रिक्स की डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी आप रैंक डिफाइन कर सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें दी है 2460, एक 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, क्योंकि मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ सब मैट्रिक्स, राइट, तो सबसे पहले हम बड़े से ही शुरू करते हैं। तो अगर मैं 4x4 इस मैट्रिक्स का ही पूरी का डिटर्मिनेंट निकाल लूं तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज एक पूरी कॉलम जीरो है या फिर आप देख रहे हो कि एक पूरी रो जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास 4x4 की सब मैट्रिक्स इसके पास एक ही होगी बिकॉज ये इटसेल्फ ही 4x4 की, और कोई बनेगा ही नहीं, और उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो उससे छोटे पे जाएंगे अब इस मैट्रिक्स में 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, ये हो सकती है 3x3 की, हाँ हो सकती है। ये एक 3x3 की सब मैट्रिक्स बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ये एक 3x3 की सब मैट्रिक्स बन जाएगी, हाँ जी। ये बन जाएगी, हाँ जी। अगर मैं रो 1 रो 3 रो 4 ले लूं और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ले लूं, तब भी मेरे पास क्या बन जाएगी, 3x3 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसके पास बहुत सारी 3x3 की सब मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसकी रैंक 3 होने के लिए मेरे पास एक 3x3 की सब मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो मैंने ये वाला उठा लिया, मुझे ये दिख रहा है ना साफ साफ, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, और इससे बड़ा 3x3 से बड़ा क्या मतलब 4x4 का ही पॉसिबल है इसके लिए सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स का अगर आप देखोगे तो साइज हमेशा मैट्रिक्स से लेस देन या इक्वल ही हो सकता है, उससे बड़ी थोड़ी होगी सब मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स में से निकाल रहे हैं चीजें। तो
इससे बड़े वाले सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, और 3x3 का एक ऐसी सब मैट्रिक्स मुझे मिल रही है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन है, इससे जब हम रैंक निकालते हैं तो थोड़ा प्रोसेस क्या है, हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि सारे डिटर्मिनेंट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। अब इसकी अगर मैं बात करूं, जो हमारी सी मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास 4x4 की है। इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है कि सबसे पहले हम 4x4 को ही चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिकॉज ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, अब 3x3 का चेक करते हैं। क्या कोई ऐसी 3x3 की सब मैट्रिक्स है इसकी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो? बताओ। आप कोई भी सब मैट्रिक्स ले लीजिए 3x3 की, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जितनी भी 3x3 सब मैट्रिसेस पॉसिबल है उन सब का आपको चेक करना पड़ेगा। तभी आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ऐसा कोई 3x3 का सब मैट्रिक्स नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो, और तभी आप 2x2 की ओर बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस थोड़ा जो है लेंदी हो जाता है। बाकी आप एग्जाम्पल ये बाकी कंफर्म कीजिएगा खुद से, और रैंक ऑफ सी आप कमेंट कीजिएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला, ये तो करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास डेफिनेशन 2 आई। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी हम रैंक को फिर से डिफाइन करते जाएंगे। जो सेकंड डेफिनेशन है वो किस पर बेस्ड आई, कि हमने अब ये सीख लिया, हम वेक्टर स्पेस में पहुंच गए और अब तक हमने ये सीख लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, किसी सेट ऑफ वेक्टर को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं अगर हम α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस f2 एंड सो ऑन αn vn को 0 के बराबर रखें, को 0 के बराबर रखें, तो α1 α2 α3 αn, ये सभी जो अल्फाइज हैं इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमारा सेट क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। या फिर आप इसी को अगर वर्ड्स में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि आप इनमें से किसी भी वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, स्केलर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, α1 बीटा v2। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बीच में एडिशन, यही ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आप इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी बोल पाओगे जब इसमें किसी भी वेक्टर को आप बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि आपको इस पूरे सेट में कोई एक ऐसा वेक्टर तो मिल जाएगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा रहा होगा, तो ये सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो लीनियरली डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, कोई एक अल्फा आई आपका नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा आई आपका नॉन जीरो होगा। या फिर कई जगह लिखा होता है नॉट ऑल अल्फा आईज आर जीरो। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। तो रैंक क्या बोला हमने, रैंक इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन अ वेक्टर। एक कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, सॉरी, एक मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, वही हमारा क्या दे देगा, रैंक दे देगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, वो आपका क्या बता देगा, रैंक बता देगा मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहां पर हम ए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हमें दिया है 1 2 3 2 -1 1 0 5 5। ठीक है, तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो कॉलम 3 है, जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 क्या है, 3 1 5, तो ये एक वेक्टर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, R3 का एक वेक्टर है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 हमारा कॉलम 3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉलम 3 है इसको मैं इन दोनों कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और अल्फा 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। तो अगर मैं एक सेट में C1 C2 C3 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रखूं मैट्रिक्स ए का, तो वो सेट क्या बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो सेट बनेगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज C3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकती। इन्होंने बोला नंबर काउंट करना है। ठीक है, क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, अब C3 को ड्रॉप कर देते हैं,
मैं सिर्फ C1 और C2 ले लेती हूँ, क्या अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है? क्या कुछ ऐसा है कि मैं C1 को C2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ? तो हाँ जी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम C1 या C2 को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स आए? 2 आए, तो रैंक क्या हो गई? 2 हो गई। सिमिलरली बी में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पर कॉलम्स भी देख सकते हैं कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो हमारा क्या बन जाएगी? इसकी रैंक 2 बन जाएगी। या फिर आप रो वाइज भी देख सकते हैं कि इसकी रैंक 2 आएगी, इसकी सिर्फ 2 रोज ही एलाय होंगी। ठीक है, रोज में आपके पास 2 3 5 6 -3 -3, ये आपके R1 R2 R3 बनेंगे, ये सेट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, अब हमने ये सीख लिया है कि मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम किसी मैट्रिक्स पर लगाते हैं तो उससे रैंक नहीं बदलती है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किसी मैट्रिक्स पर लगाते हैं, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट इज हमने रो एक्सचेंज कर दी है, या फिर हमने किसी रो का स्केलर मल्टीपल कर दिया है, मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया नॉन जीरो स्केलर से, या फिर हमने थर्ड रो ऑपरेशन लगाया है, किसी रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में ऐड किया है, तो अंडर दीज रो ऑपरेशंस रैंक जो है वो चेंज नहीं होती। तो हमने सोचा चलो इसका क्यों ना यूज कर ले हम रैंक निकालने के लिए। क्या किया हमने? हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई। इसके बारे में मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब डिस्कस किया था, उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म या रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई अगर कर रही है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में है या फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। और अगर नहीं है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म या रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या लगा रहे हैं? रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स थी और रो रिड्यूस करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आई होगी, उन दोनों की रैंक क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसी का फायदा उठाकर हमारी फोर्थ डेफिनेशन आई कि रैंक इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलआई, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज बोल सकते हो आप, या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बोल सकते हो आप, इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स की रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रोज हैं, उससे आप रैंक बता पाओगे। ठीक है, तो आपका जो मेथड है, जो डेफिनेशंस हैं, वो आपको रैंक निकालने की प्रोसेस में क्या कर रही है? सिंप्लीफाई कर रही है प्रोसेस को, वेल डिफाइंड स्टेप्स की ओर जा रहे हो आप। ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो 2 4 6 8, यहाँ पर 2 4 8 9 है, नीचे 0 0 2 1 है। तो हम क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे? रो ऑपरेशन लगाया हमने R2 -R1, तो हमारे पास यहाँ 0 बन गया, ये 2 1 बन गया। अब क्या किया? R3 ऑपरेट किया है, R3 -R2, तो ये पूरी रो हमारी 0 बन गई। तो इसमें हमारे पास ये हमारी रो एक्लन फॉर्म आ गई। अगर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म चाहिए तो हमारा जो पाइवट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमें दोनों रोज को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका दोनों से काम चल सकता है, रो एक्लन फॉर्म से भी आप रैंक बता पाओगे और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से भी रैंक बता पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो बराबर ही रह रहा है ना। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। इसकी रो एक्लन फॉर्म में या रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा, वेक्टर स्पेस पढ़ा तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, और वहीं से हमारे पास क्या आता है? डायमेंशन की बातचीत भी होती है। वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन होगा ओवरफिल्ड। तो वहां से भी हम रैंक डिफाइन कर सकते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो किसके बराबर होती है? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर होती है। अब डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होता है, डायमेंशन होता है किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट है। वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट है, वहां से हमें क्या पता चल जाता है? डायमेंशन पता चल जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस की। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, उसके पास हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, तो हमने ये कॉलम लिखे, इन कॉलम से स्पैन होने वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? कॉलम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम वेक्टर स्पेस में डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं? कॉलम स्पेस बोलते हैं। कॉलम स्पेस तो एक वेक्टर स्पेस बन गया, उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने वेक्टर हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा। सिमिलरली एक मैट्रिक्स है, उसके पास रोज भी है, मान लीजिए हमारे पास 2 रो हैं, तो इन 2 रोज के स्पैन से हमारे पास क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। उसको हमने क्या नाम दे दिया? रो स्पेस, क्योंकि वो रोज से बना है किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, और उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट जा रहे हैं? बेसिस में कौन से एलिमेंट जाते हैं? जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और हमारे
पूरे वेक्टर स्पेस को क्या कर रहे होते हैं, स्पैन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसी से आप जो डेफिनेशन हमारी 2 3 थी ना, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में बराबर आएंगे और वो रैंक के बराबर आएंगे। वहीं से आप यहां देखोगे कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और डायमेंशन ऑफ रो स्पेस किसी भी मैट्रिक्स का बराबर आएगा और वो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, यानी आपके पास n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो रैंक है वो हमेशा 0 से n के बीच में ही होगी। उसकी रैंक हमेशा 0 से लेकर n के बीच में ही होगी। n इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, किसकी बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें। n से ज्यादा रैंक नहीं हो सकती। आप किसी भी डेफिनेशन से देखोगे तो आप इस पर पहुंच जाओगे, इस रिजल्ट पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला था कि सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो n से बड़े साइज की सब मैट्रिक्स कैसे मिलेगी जब मैट्रिक्स ही n की है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला था कि उसके पास उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होने चाहिए। अब मैट्रिक्स में कॉलम्स ही n है, तो उससे ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कहां से लाएंगे हम। ठीक है ना, तो वहां से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि रैंक हमेशा 0 से n के बीच में होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमने किसकी बात की, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके बाउंड्स कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें क्या डिसाइड करते हैं, सपोज ये हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3x4 की मैट्रिक्स है। तो अब इस 3x4 की मैट्रिक्स में सबसे पहले ये सोचिए, क्योंकि मुझे एक सब मैट्रिक्स चाहिए और उसकी मुझे डिटर्मिनेंट की बात करनी है, तो सब मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तभी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम कितनी बड़ा सब मैट्रिक्स बन सकती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है जिसकी डिटर्मिनेंट की मैं बात कर सकती हूँ। यहां पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, और सॉरी 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने साइज की सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है, बताइए बताओ। क्या 4x4 सब मैट्रिक्स बन सकती है, इसमें नहीं बन सकती है। तो किससे डिसाइड होगा, मिनिमम से। इन दोनों में मिनिमम जो है, मैक्सिमम उतने साइज की ही आपको स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम उतने साइज की ही मिल सकती है, तो रैंक मैक्सिमम उतनी ही हो सकती है। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके बाउंड्स क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि रैंक ऑफ ए 0 तभी होगी जब ए हमारी जीरो मैट्रिक्स हो। अगर हमारी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होगी, कभी भी किसी भी केस में 0 नहीं हो सकती। तो रैंक ऑफ ए 0 तभी होगी जब ए इटसेल्फ एक जीरो मैट्रिक्स हो। अगर उसमें एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गई तो उसकी रैंक 0 नहीं होगी। उसके लिए रैंक के जो बाउंड्स होंगे वो ग्रेटर देन 0, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। ट्रांसपोज करने से रैंक पर कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पर कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है, डिटर्मिनेंट बराबर ही रहेगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन से आप इस रिजल्ट को रिलेट कर सकते हैं कि ट्रांसपोज का और ए का दोनों का रैंक क्या आएगा, बराबर ही आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर मैंने मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रैंक पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है, रैंक एज इट इज ही रहती है। ठीक है, स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रैंक आपकी 0 हो जाएगी, बिकॉज आपकी लैम्डा ए जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें बोला है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए और रैंक ऑफ ए, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं अगर ए हमारी रियल मैट्रिक्स है, मतलब उसकी एंट्रीज रियल से आ रही हैं। ठीक है, ये चीज हमने ट्रेस में भी देखी थी, उसमें भी एक रिजल्ट था जो सिर्फ रियल के लिए ट्रू हो रहा था। जब हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे तो हमें ट्रांसपोज की जगह क्या यूज करना पड़ रहा था, ट्रांजुगेट यूज करना पड़ा था, जिसको हम या तो थीटा या फिर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि अगर हमारी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ है तो यहाँ पर ये रिजल्ट होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मे भी हो जाएगा। और कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा कि ए थीटा की जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए थीटा ए और रैंक ऑफ ए के बराबर आएगी।
ठीक है, अगर हमारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से है तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया ए मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज का, आप ए ट्रांसपोज ए और ए की रैंक निकाल लीजिए। अब आप जो डेफिनेशन यूज़ करना चाहें वो डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देख लीजिए, या फिर आप डिटर्मिनेंट वाली यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आर आर एफ वाली यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से रैंक निकालना चाहें वो आप अपनी सहूलियत से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए ट्रांसपोज दोनों ही सेम नल स्पेस शेयर करते हैं, और सेम नल स्पेस शेयर करने की वजह से, ये दोनों सेम नल स्पेस शेयर करते हैं, नल स्पेस सेम है तो नलिटी सेम है, नलिटी सेम है तो रैंक सेम आएगी। ये हमारा आगे हम एक रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, वहां से ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए बी जरूरी नहीं है रैंक ऑफ बी ए के बराबर हो। ट्रेस में हमने पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, रैंक में ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ए जो मैट्रिक्स हमने ली है 1 0 0 0, इसकी रैंक 1 है। बी हमने मैट्रिक्स ली है 0 1 0 1, इसकी भी रैंक 1 है। ए बी हमारे पास 0 1 0 0 आया है जिसकी रैंक 1 है, जबकि बी ए हमारे पास 0 मैट्रिक्स आई है जिसकी रैंक 0 है। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए बी ए के बराबर आ रही है तो उससे आप क्या बोल सकते हो? अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ बी ए के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी बोथ इनवर्टिबल हैं, तो ए केस ट्रू हो जाता है। अगर ए और बी दोनों इनवर्टिबल हैं तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाती है, और रैंक ऑफ बी ए रैंक ऑफ बी के बराबर हो जाती है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर रैंक पर असर नहीं पड़ता है, ये चीज ध्यान देने की बात है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए माइनस बी बाउंड्स दे रही है ये। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस का हमने सब्ट्रैक्शन किया है, माइनस किया है उनको, तो उनकी रैंक का बाउंड क्या होगा? ए माइनस बी का क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी से बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, तो ए माइनस बी कैलकुलेट करें तो ए और बी दोनों सेम साइज की होनी चाहिए, तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हम ए माइनस बी करें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 5 0 -3 2। इसकी रैंक क्या आ रही है? इसकी रैंक आ रही है 2। ठीक है, रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ बी 1 है, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। 1 से बड़ी है, हाँ जी बिल्कुल, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। तो रैंक ऑफ ए माइनस बी का लोअर बाउंड हमें पता है क्या होता है? मोड ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी का अपर बाउंड दे रही है। क्या दे रही है? क्या होगा? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से रिलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए बी, देखो हमने ए माइनस बी की बात की, उसके हमने किसकी बात की? लोअर बाउंड की। ए प्लस बी, उसके हमने किसकी बात की? अपर बाउंड की। अब हम बात कर रहे हैं ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके किसकी? लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। तो ए बी का लोअर बाउंड क्या होगा उसकी रैंक का? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब ये एन क्या है? ये एन जो है वो है नंबर ऑफ रोज इन बी में नंबर ऑफ रोज, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली ये एन जो है ना वो कॉमन होता है ना, जैसे ए बी को कंफर्मेबल होने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस p होना चाहिए। तो ये जो कॉमन है ना इन दोनों में बराबर है, वही n है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? जो कंफर्मेबिलिटी के लिए हमारे पास जो इंडेक्स यूज हुआ है वही यहाँ पर यूज करना है। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, तो ये ए है, ये बी है, हमने ए बी निकाला। रैंक ऑफ ए हमारे पास 3 है, रैंक ऑफ बी 2 है, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास क्या आई है? 2 आई है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 7, जो कि हमें क्या दे रही है? ए बी का अपर बाउंड दे रही है। ए बी का लोअर बाउंड देखा हमने, अब रैंक ऑफ ए बी का अपर बाउंड हमें मिला, क्या दे रहा है? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जो छोटा है, मिनिमम है, वो हमारा क्या बन जाएगा? अपर बाउंड बन जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये क्या कह रही है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो है तो फर्स्ट डेफिनेशन से क्या आ जाएगा? वही रैंक बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, द मैट्रिक्स इटसेल्फ।
ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? अच्छा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट की बात की जा सकती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? एन के बराबर ही हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी एन क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो है मतलब अब मुझे एन क्रॉस एन की कोई और सब मैट्रिक्स तो मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि ए इटसेल्फ ही एन क्रॉस एन का है, तो उसकी और कोई सब मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या एन क्रॉस एन की? नहीं, क्योंकि कोई भी रो या कॉलम डिलीट करेंगे तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो हमारा जो रैंक है इसका मतलब क्या है? लेस देन एन है, एन रैंक नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब एन रैंक नहीं हो सकती। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ए की जो रैंक है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एन होगी, और रैंक ऑफ ए जीरो तभी होगी जब ए इटसेल्फ ही हमारा जीरो हो जाए। ये दोनों एग्जाम्पल से आप ये चीज वेरीफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें बोला है कि अगर रैंक ऑफ ए एन है, रैंक ऑफ ए एन है, इसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ ए एन, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अभी प्रॉपर्टी देखी, डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि ए इंटू एडजॉइंट, सॉरी, हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी तो नॉन जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए एट्थ वाली, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी रैंक क्या होगी? उसकी साइज के बराबर ही होगी, यानी एन ही होगी। तो फर्स्ट वाली चीज समझ आई, इधर से इधर कैसे गए, है ना। अब उल्टा कैसे गए? अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की रैंक एन है तो उसकी खुद की रैंक भी क्या होगी? एन होगी। यहीं से वापस जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स की रैंक एन माइनस वन है, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है बेटा, लेकिन रैंक एन माइनस वन है, उसके पास एक सब मैट्रिक्स एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन की एग्जिस्ट कर रही होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सही बात है, हाँ सही बात है। तो ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक वन हो जाएगी। अब ये कैसे देखा? तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो आप। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते वक्त आप क्या करते हो कि आप यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर क्या लिखते हो? कोफैक्टर लिखते हो, है ना। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसमें इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ देते हैं। जो बचा, तो क्या बचा? एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन की मैट्रिक्स बची, सब मैट्रिक्स बची। ठीक है, तो इसने बोला कि रैंक ऑफ ए जो है वो एन माइनस वन है। रैंक ऑफ ए एन माइनस वन है, इसका मतलब उसके पास एटलीस्ट एक तो सब मैट्रिक्स होगी एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन की, सच दैट जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना। तो उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगी यहाँ पर, जो भी ट्रांसपोज करके जो भी पोजीशन बनेगी वहां पर एक नॉन जीरो एंट्री आएगी। और जैसे ही एक नॉन जीरो एंट्री आई तो एडजॉइंट की रैंक क्या हो जाएगी? जीरो तो रहेगी नहीं, कितनी? वन तो कंफर्म है। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि वन ही है और कोई नहीं है? यहां से हमें सिर्फ क्या मिला? लोअर बाउंड मिला। अब अपर बाउंड कैसे निकाला हमने? कैसे डिसाइड किया कि एग्जैक्टली वन ही होगी रैंक एडजॉइंट ऑफ ए की? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर होता है ना। स्केलर मैट्रिक्स देखा, यहां से हमें ये पता चला कि रैंक ऑफ ए एन माइनस वन है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है। इसका मतलब क्या आ गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? जीरो है हमारे पास। यहां से क्या पता चला हमें कि एडजॉइंट ऑफ ए के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं? ए की नल मैट्रिक्स नल स्पेस में जा रहे हैं। ए की नल स्पेस में जा रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल जा रहे हैं। अब ए का जो नल स्पेस है उसका डायमेंशन कितना होगा? रैंक नलिटी थ्योरम से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, आगे आपके पास रिजल्ट आएगा कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एन के बराबर हो जाएगी। अब रैंक ऑफ ए एन माइनस वन है तो नलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, जो कि
नल स्पेस ऑफ ए में जा रहा है और नल स्पेस का जो डायमेंशन है वही क्या है हमारा 1 है, क्या है 1 है। तो इस एडजॉइंट ऑफ ए की जो रैंक होगी उसका अपर बाउंड क्या मिल गया, 1 मिल गया। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, है ना। 1 से ज्यादा, एक से ज्यादा इसमें एल आई वैक्टर हो ही नहीं सकते इसके कॉलम वेक्टर्स, है ना, क्योंकि नल स्पेस का डायमेंशन ही 1 है। तो उसके बेसिस में एक ही एलिमेंट जा सकता है। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास कंफर्म हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली आप आगे अगर बढ़ेंगे तो अगर ए की रैंक n-1 से भी कम है तो उस केस में आपका एडजॉइंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि रैंक अगर n-1 से कम है इसका मतलब क्या है कि आपके सभी के सभी जो n-1 ऑर्डर की सब मेट्रिसेस बन रही हैं उन सबका डिटर्मिनेंट 0 है। और अभी अभी बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बना था, n-1 के डिटर्मिनेंट्स का यूज किया था हमने कोफैक्टर्स निकालने के लिए, इन्हीं का तो यूज करते हैं। तो सभी 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए वाली पूरी मैट्रिक्स की आपको क्या बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी रैंक 0 आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप वेरीफाई करने के लिए खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होगी। इस प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स की पावर रेज करते हो तो आपकी रैंक डिक्रीज होती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। ठीक है, अगर मैं ए क्यूब लिख दूं और ए स्क्वायर लिख दूं और इनकी रैंक को कंपेयर करने के लिए कोई बोले तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। तो पावर जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपकी रैंक जो है वो घट सकती है, बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, इसको हम किससे रिलेट करते हैं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं जब आप डायगोनलाइजेशन पढ़ लोगे या फिर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से रिलेट करके देख सकते हैं। निलपोटेंट ब्लॉक बनेगा, उसमें जब हम स्क्वायर पावर करेंगे तो क्या हो सकता है, निलपोटेंट ब्लॉक की रैंक रिड्यूस हो जाती है ना। तो वहां से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आप ए और बी जो मेट्रिसेस हैं इनका चेक कर सकते हैं कि जब आप स्क्वायर करोगे तो उसकी रैंक क्या हो रही है, कम हो रही है या फिर बराबर रह रही है, बढ़ नहीं सकती। और इसको जनरलाइज करोगे तो ए रेज़ टू पावर के तक आप जा सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 11। ये कह रही है कि अगर ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कंफर्म है, हाँ जी। तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ बी के बराबर हो जाती है। तो ये हमने कैसे प्रूव किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके हमें लोअर बाउंड भी पता है, हमें अपर बाउंड भी पता है। तो लोअर बाउंड के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट था कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस इन दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पर एन कॉमन है। ठीक है, रैंक ऑफ ए क्या है, एन है, क्योंकि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, किसका साइज एन क्रॉस एन है। तो रैंक ऑफ ए एन है प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो लोअर बाउंड मुझे क्या मिल गया, रैंक ऑफ बी। अब अपर बाउंड की तरफ चलते हैं। अपर बाउंड के बारे में हमारे पास क्या रिजल्ट है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी होता है। रैंक ऑफ ए एन है, अब रैंक ऑफ बी क्या हो सकता है, बी हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिबर्टी ली है, हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये तो एन ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर एन क्रॉस एन की है तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेबिलिटी होने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो एन क्रॉस एम एन क्रॉस पी जो भी आप ले सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या देखा था कि ये जो है इसकी रैंक जो है वो हमेशा क्या होगी, मिनिमम ऑफ एन और एम होगी। ठीक बात है, मिनिमम ऑफ एन और एम होगी। इसका मतलब रैंक ऑफ बी जो है वो एन से भी छोटा होगा, लेस देन इक्वल होगा, और रैंक ऑफ बी जो है वो लेस देन इक्वल टू एम बी होगा। ठीक बात है ना। मिनिमम जब हम लेते हैं किन्हीं भी दो चीजों का तो जो मिनिमम आएगा वो उन दोनों से छोटा ही होगा ना, छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, इन दोनों का क्या लेना है, मिनिमम लेना है। और हमें पता है कि रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल है एन के, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ बी ही आ जाएगा। तो हमारा लोअर बाउंड भी रैंक ऑफ बी है, अपर बाउंड भी रैंक ऑफ बी है, तो हमारा रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ बी के बराबर ही आ जाएगा। फिर हमने एग्जाम्पल आप इसकी वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 12। ये क्या कह रही है कि टू सिमिलर मेट्रिसेस जो होती हैं उनकी रैंक जो है वो सेम होती है, बट उसका कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनकी रैंक बराबर होगी, दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनकी रैंक बराबर होगी। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस की रैंक बराबर है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिसेस क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। तो एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो कि कन्वर्स के लिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ
कि ये 1001 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 2002 है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों की ही रैंक क्या है, 2 है। हाँ बिल्कुल 2 ही है। क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में सिमिलर है? नहीं, दोनों मैट्रिसेस आपस में सिमिलर नहीं है, इनका ट्रेस भी डिफरेंट है, इनका डिटर्मिनेंट भी डिफरेंट है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है हमारी क्या होती है, दो मैट्रिसेस को हम सिमिलर जब बोलते हैं, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिखा है कि दो मैट्रिसेस को हम सिमिलर नहीं, सिमिलर जब बोलेंगे जब ए और बी मैट्रिसेस के लिए हमारे पास एक पी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी इनवर्स, और पी क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। जब अगर हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रही है सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी इनवर्स, तो ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप देखिएगा कि आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। ये क्या कह रही है कि इफ ए एन इज डायगनलाइजेबल। अब डायगनलाइजेबल क्या होता है, सिमिलरिटी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए कि ए को हम डायगनलाइजेबल तब बोलेंगे जब हमारे पास एक पी एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, सेम सेम बात है, पी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट वो पी इन्वर्टिबल हो एंड ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ए जो है वो एक डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए, ए जो है एक डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाता है अगर, तो ए डायगनलाइजेबल हो जाता है। ए कोई भी मैट्रिक्स है उसको मैं एक डायगनल मैट्रिक्स से सिमिलर कर सकती हूं अगर, तो उस केस में ए हमारा क्या हो जाता है, डायगनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, ओके। और सिमिलर मैट्रिसेस की रैंक बराबर होती है, तो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ डी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और अभी अभी हमने देखा अगर हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उससे रैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक बात है। अब बात आई कि डायगोनल मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक जो है वो किसके बराबर हो जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक वो बराबर हो जाती है नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज के बराबर हो जाती है। क्यों? ऐसे देख सकते हो, डायगोनल है इसका मतलब सिर्फ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर ही हमारे पास एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरोस होंगे। तो यहां पर कौन सी डेफिनेशन से देखना चाहोगे, लीनियर इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ नॉन जीरो एंट्री है, 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितने एल आई, तो ये पूरा कॉलम ही 0 हो गया, हाँ कि ना, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स अगर है बाकी तो 0 ही थे ही, और यहाँ पर भी 0 आ गया, तो ये पूरा कॉलम 0 हो गया, तो इसमें कितने एल आई कॉलम्स बने, 2। अगर यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री होती तो कितने बन जाते, 3 बन जाते। तो किस पर डिपेंड कर रहा है टोटली, नॉन जीरो डायगोनल एंट्री पर, है ना। अगर जीरो डायगोनल एंट्री हो रही है तो वो पूरा कॉलम ही 0 हो जा रहा है, तो एक रैंक डिक्रीज हो जा रही है तुरंत, है ना। तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है वो किसके बराबर हो जाती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज के बराबर हो जाती है। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि अगर ए एन डायगोनलाइजेबल है तो उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर हो जाती है। ऐसा क्यों, आइगन वैल्यूज पर क्यों पहुंच गए, क्योंकि हमारे पास जब हम डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है ना, इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो क्या होती है, आइगन वैल्यूज ही होती है। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, आइगन वैल्यूज ही होती है। आइगन वैल्यूज कल हमने डिस्कस किया था। तो नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज यानी डायगोनल एंट्रीज क्या आइगन वैल्यूज है, तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर हमारी रैंक हो जाती है। अब केस आता है कि अगर ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो क्या होगा। अगर ए डायगोनलाइजेबल नहीं है मतलब हम ए को एक डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आता है कि ए की जो रैंक है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हो जाती है। तो आप इन जनरल क्या बोल सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हमेशा रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 40 जनरलाइजेशन है बेसिकली 13 की। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो उसमें हमारे पास निलपोटेंट ब्लॉक अगर आ रहा है 0 के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर ये हमारा क्या कर देता है, निलपोटेंट ब्लॉक की वजह से रैंक बढ़ जाती है। ठीक है, निलपोटेंट ब्लॉक हमारी रैंक को बढ़ा देता है। 001 2x2 का आया है, अगर यहाँ पर 00 ऐसा आ जाता तो ये 3x3 का निलपोटेंट ब्लॉक है। यहाँ पर सारी आइगन वैल्यूज 0 है लेकिन फिर भी रैंक क्या है, 2 है ना। तो अगर हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है मतलब उसको किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हो जाएगा। उस केस में जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर हो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 15। ये क्या कह रही है कि अगर रैंक ऑफ ए एन है तो उस केस में ए इनवर्स की रैंक भी एन हो जाएगी। रैंक ऑफ ए एन इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी तो इन्वर्टिबल ही होगा, है ना, क्योंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये भी नॉन जीरो। तो वहां से दोबारा से कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि रैंक ऑफ ए इज एन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 16। क्या बोल रही है कि रैंक ऑफ ए लेस देन एन है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज रैंक ऑफ ए लेस देन एन है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी जब आप सॉल्व करोगे तो भी आपका यूज होगा कि अगर रैंक एन है मतलब डिटर्मिनेंट हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, तो ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अगर लेस देन एन है मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 17। इफ मैट्रिक्स ए इज रो और कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ एक रो है या कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसी या फिर ऐसे, देन रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। 1 से बड़ी उसकी रैंक नहीं हो सकती है। यहां से हमारे पास अभी हमने क्या रिजल्ट देखा था ऊपर कि रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर हो जाता है, रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाता है, जो कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाता है। और ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या फिर कॉलम मैट्रिक्स है, तो कैसी मैट्रिक्स है, यहाँ पर देख पा रहे हो कॉलम मैट्रिक्स लिया हमने, रो मैट्रिक्स भी ले सकते हो आप, 1 2 3। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो इसमें बताओ मुझे कितने एल आई रोज हैं, बताओ कितनी एल आई रोज, एक ही तो एल आई रो है ना, ये दोनों तो जीरो ही है। इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 0 टाइम 2। ठीक है, कॉलम्स देख लीजिए कितने एल आई कॉलम है, एक ही तो कॉलम है, वो एल आई है खुद में क्योंकि वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि इसकी रैंक कितनी पॉसिबल है, 1 हो सकती है अगर ये हमारा नॉन जीरो कॉलम है। अगर ये जीरो कॉलम है तो एक भी एल आई वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में रैंक जीरो हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें भी हमारी कितनी एल आई रोज होंगी, अगर नॉन जीरो है तो 1 हो जाएगी, रैंक 1 पॉसिबल है, अगर जीरो रो है तो उस केस में रैंक हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए के लिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो जीरो या फिर 1। उसी हिसाब से हमारे पास ए ए ट्रांसपोज के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटी, या जीरो या फिर 1। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अगर ए नॉन जीरो है तो 1 आ जाएगा, अगर जीरो है तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 18। ये क्या कह रही है कि अगर रैंक ऑफ ए 1 है, रैंक ऑफ ए 1 है और ए हमारी क्या है, एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही हैं, देन हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि 1 प्लस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई, ए प्लस आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रूव कर पाएंगे जब आप आइगन वैल्यूज पढ़ लेंगे। ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और ए किसके बराबर हो जाता है, और सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर हो जाता है। तो वहां से आप इसको प्रूव भी कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 19। ए एंड बी बी एनी वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर्स, वेक्टर्स को जनरली हम कॉलम वेक्टर्स लेके चलते हैं, तो ए और बी कोई भी वेक्टर है, देन रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, या तो जीरो होगा या 1 होगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए और बी दोनों जीरो वेक्टर्स हैं या इनमें से एक भी जीरो वेक्टर है तो रैंक जीरो हो जाएगी, और अगर दोनों नॉन जीरो है तो रैंक 1 आएगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 20। इसमें बोला है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दी है और उसकी रैंक के बारे में रिजल्ट हमें दिया है कि अगर हमारी मैट्रिक्स इस तरह की है, क्या बोला है, ए आई जे टर्म डिफाइन कर रहा है जनरली, जीरो है इफ आई प्लस जे इज ओड, यानी कि यहाँ पर A11 लिखते हैं ना, तो अगर आई प्लस जे ओड है तो जीरो लिखना है, और अगर आई प्लस जे इवन है तो 1 लिखना है। तो हमारे पास 3x4 की मैंने मैट्रिक्स बनाई है, तो वो कुछ इस तरह की बन रही है। क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बनकर आएगी तो उसकी रैंक हमेशा ही 2 होगी। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा 2 होगी। ठीक है, आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हो कितनी एल आई रोज है, 2 एल आई रोज है, ये दोनों रोज तो बराबर ही हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 21। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो बराबर है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बी ट्रांसपोज, प्रोवाइडेड कन्फर्मेबिलिटी होनी चाहिए। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करें तो कन्फर्मेबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है।
तो क्या बोल रहा है कि अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक की बात करें तो ये जो रैंक है किसके बराबर हो जाएगी, आप ए का ट्रांसपोज पहले, ए पहले तो ए का ट्रांसपोज, बी लास्ट में तो पीछे बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, उसको पोस्ट मल्टीप्लाई राइट से मल्टीप्लाई किया है, तो इनकी क्या जो है वो रैंक जो है वो बराबर रहती है, रैंक पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 22। ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए बी प्लस रैंक ऑफ बी सी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ ए बी सी। यहाँ पर तीनों की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली रैंक ऑफ ए बी सी का लोअर बाउंड दे रहे हैं, क्या आएगा, रैंक ऑफ ए बी प्लस रैंक ऑफ बी सी माइनस रैंक ऑफ बी, ठीक है। तो इसका यूज अगर हम इसके लिए करें तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड की अगर मैं बात करूँ तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए प्लस रैंक ऑफ ए बी माइनस रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ ए के बराबर होता है, माइनस रैंक ऑफ ए। ये ध्यान रखिएगा, ये कब था, जब हमारी ए रियल मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, प्लस रैंक ऑफ ए बी। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, क्या बच गया, रैंक ऑफ ए बी, ये आपका लोअर बाउंड आ गया। अपर बाउंड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी आएगा, तो वहां से आप इसका अपर बाउंड भी देखोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 22 का यूज करके आप प्रॉपर्टी नंबर 21 प्रूव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 23। ये क्या कह रही है, रैंक नलिटी थ्योरम, जिसकी हम बात कर रहे थे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो, उसमें अगर हम नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स के बराबर आता है हमेशा, ठीक है। रैंक ऑफ ए हमने क्या देखा, अभी अभी हमने 5 डेफिनेशंस दी उसकी, कॉलम स्पेस की डायमेंशन, रो स्पेस की डायमेंशन बोल सकते हो, एल आई वैक्टर आर आर एफ ले जा सकते हो। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, उसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक निकालते हैं ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके रो स्पेस का डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाओगे तो रैंक ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो आपका इमेज स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन शो करेगी, ठीक है। अब ये नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ क्या है, ए क्या है, नल स्पेस ऑफ ए का डायमेंशन। अब नल स्पेस ऑफ ए क्या होता है, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू 0, वो सारे एक्स हम इकट्ठे कर रहे हैं जिनको, कॉलम वेक्टर्स जिनको अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है, क्या मिल रहा है, 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। तो वो सारे एक्स इकट्ठे करके हम क्या बनाते हैं, नल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब उस नल स्पेस का जो बेसिस होगा उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो क्या बन जाएगा, नलिटी बन जाएगा। बेसिकली डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आपका क्या बन जाता है, नलिटी बन जाता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे तो ये नल स्पेस क्या बन जाएगा आपका, फंक्शन से अगर हम करें तो कर्नल बन जाता है एक तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या रिजल्ट आता है कि रैंक ऑफ ए जो है, सम करेंगे नलिटी ऑफ ए के साथ तो वो हमेशा ही नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आता है। जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जाओगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना, नंबर ऑफ रोज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 24। ये क्या कह रहे हैं कि इफ बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर हम किसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसकी सब मैट्रिक्स बनाई, तो सब मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा ही मैट्रिक्स की रैंक से लेस देन इक्वल होती है, बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसी का पार्ट है। उसमें जो डिटर्मिनेंट बनाओगे आप वो उसके साइज के हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, उससे बड़ी रैंक जाए नहीं फिर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 24 क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 25। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब बाकी दोनों 0 है, ये दोनों आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और जो कि डायगोनल पर लाई कर रही है। ये आपकी क्या है, एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी एंट्रीज इटसेल्फ मैट्रिसेस हैं। तो इस केस में आपकी रैंक क्या बन जाएगी, इस केस में आपकी रैंक बन जाएगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा करके दिया है कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस आपको बनाकर दी है और इसकी रैंक आपसे पूछ रहा है, तो इसकी रैंक क्या बनेगी, तो इस केस में आप इसके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि जो रैंक ऑफ, मान लीजिए इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल होगी रैंक ऑफ ए बी, अगर हम दोनों मैट्रिसेस ऐसे रखें तो उससे बड़ी होगी। इसकी जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए सी से भी बड़ी होगी, बड़ी या बराबर होगी, ठीक है। अपर बाउंड्स की अगर बात करें तो अपर बाउंड की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ सी प्लस रैंक ऑफ डी, ये इसका क्या बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा, ठीक है।
अगर आपको इस तरह की मैट्रिक्स दी है ए बी 0 D, इसकी रैंक आपसे पूछ रहा है, ए बी डी आर इट सेल्फ मैट्रिसेस, तो वो क्या बनेगा, उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या बनेगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ एम जो होगी, अपर बाउंड बन जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी प्लस रैंक ऑफ बी, तीनों की रैंक ऐड कर दी यहाँ पर, और लोअर बाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो हमारा ए 0 मैट्रिसेस ही हो, बी में हमारे पास 1 हो ऐसा, और डी हमारे पास ऐसा हो, तो रैंक ऑफ ए तो इस केस में 0 है, रैंक ऑफ डी 1 है, तो अगर मैंने सिर्फ ए और डी की रैंक ऐड की तो मेरे पास रैंक निकलेगी ही नहीं इस ब्लॉक मैट्रिक्स की, राइट। तो उसके लिए मेरे पास बाउंड्स हैं। एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको अलग अलग मेथड, अगर ए इन्वर्टिबल है तो कैसे निकाल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, अगर डी इन्वर्टिबल है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे आपके पास। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।